मैं एमएस ब्राह्मणी माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं मध्य भारत का पठार, यानी हमारे मध्य भारत का चौथे नंबर का जो पठार पढ़ने जा रहे हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, चौथा बड़ा है और उसी पठार के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो बहुत बेसिक पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि आपको मैपिंग में स्पेशल आपको दर्शा दिया गया है कि हमारे मध्य भारत का पठार कौन से क्षेत्र में है और कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि मध्य भारत का पठार कहाँ है, क्लियर है। तो इसी पठार के बारे में जैसे हमने पिछले पठारों को बहुत बेसिक तरीके से कवर किया, उसी प्रकार से इसे भी कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट लिखा है और उसी फैक्ट को हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने निर्माण बताया, स्थिति, औसत, ऊंचाई, अक्षांश, देशांतर, जिले, जलवायु, ठीक है, ऐसे कुछ क्रम है ये, और उसी आधार पे हम मध्य भारत पठार को भी कवर करेंगे। तो चलिए हम मध्य भारत पठार की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य भारत पठार की स्थिति, निर्माण, ठीक है, ये बेसिक है, इस पर थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य भारत का पठार, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मध्य भारत पठार हमारा जो पठार है इसका निर्माण या उद्गार उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ था उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने हर पठारों के बारे में जिक्र किया है कि निर्माण किस तरीके से किसके आधार पे हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि मध्य भारत का पठार का निर्माण कैसे हुआ था, तो मध्य भारत का पठार का निर्माण बेसाल्ट सील व डक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है? बेसाल्ट से सेल व डक्कन ट्रेप सेल की चट्टानों से निर्मित हुआ है मध्य भारत का पठार। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने बताया मध्य भारत का पठार, ये जो एरिया है, देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट, ये कौन सा है? मध्य भारत का पठार, ठीक है। जैसे कि आपको बताया इस पठार का निर्माण बेसाल्ट सेल व डक्कन ट्रेप सेल की चट्टानों से निर्मित हुआ है मध्य भारत का पठार। याद रखिएगा आप, बहुत बेसिक पॉइंट है, ठीक है। हर पठार का निर्माण याद रखिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्थिति, ठीक है, मध्य भारत पठार की स्थिति। अब स्थिति के बारे में थोड़ी सी जिक्र करते हैं कि स्थिति अब देखेंगे मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में स्थित है, क्लियर है। देखते हैं मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान है, कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। और उसी प्रकार इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो देखिए ये वाला एरिया, ये कह सकते हैं लोकेशन की बात करें तो ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, क्लियर है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये वाला लोकेशन देखिए, ये एरिया कौन सा हुआ? ये उत्तर पश्चिम। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन सा पठार? मध्य भारत का पठार, क्लियर है। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो कि एरिया वाइज देखा जाए लोकेशन तो चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि महाराष्ट्र सतपुड़ा, मेकल श्रेणी, नर्मदा, सोन घाटी व मालवा का पठार, क्लियर है। मैंने बताया आप लोगों को महाराष्ट्र, ये कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। यहां से देखिए ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। अब महाराष्ट्र राज्य सतपुड़ा, मेकल श्रेणी, नर्मदा, सोन घाटी, मालवा पठार के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में है? उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। नॉर्थ एरिया में कौन सा पठार है? मध्य भारत का पठार, क्लियर है। कौन कौन से क्षेत्र बताया आपको मैं? महाराष्ट्र राज्य, सतपुड़ा, मेकल श्रेणी, नर्मदा, सोन घाटी, मालवा का पठार और नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। यहाँ पे स्थित है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार के कौन से क्षेत्र में हुआ? ये देखिए आप, कौन से क्षेत्र में हुआ ये एरिया? उत्तर पश्चिम में। तो ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार
अब नेक्स्ट देखिए बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कौन से एरिया में हो गया है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो पश्चिम में स्थित है। कौन से क्षेत्र में स्थित है, पश्चिम में है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करें हमारा गुजरात की, यहाँ पे है गुजरात, ठीक है। गुजरात का ये एरिया ये लो देखिए, ये क्या है, गुजरात, ठीक है। अगर गुजरात की बात करें कि गुजरात राज्य के कौन से क्षेत्र में स्थित है मध्य भारत का पठार, तो आप कह सकते हैं ये वाला लोकेशन, ये वाला एरिया, ठीक है, उत्तर पूर्व में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्थित है मध्य भारत का पठार। किससे, गुजरात क्षेत्र से। क्लियर है, तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मध्य भारत पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र, सतपुड़ा, नर्मदा सोनघाटी, मालवा पठार के उत्तरी क्षेत्र में है। गुजरात के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। छत्तीसगढ़, बघेलखंड, रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है मध्य भारत का पठार। ये हो गया है मध्य भारत पठार की स्थिति, ठीक है। इवेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात क्या है, औसत ऊंचाई कि मध्य भारत पठार का जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, ठीक है। एवरेज हाइट जो है वो कितनी है, तो देखिए मध्य भारत पठार की जो एवरेज हाइट है वो 300 से 500 मीटर है, ठीक है। कितनी है, 300 से 500 मीटर है। तो ये भी याद रखिएगा कि मैंने बताया आप लोगों को कि औसत ऊंचाई एवरेज हाइट मध्य भारत पठार की 300 से 500 मीटर, ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ है, औसत ऊंचाई एवरेज हाइट मध्य भारत पठार की 300 से 500 मीटर है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, कि अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए हमारा जो मध्य भारत का पठार है इसी का जो अक्षांश विस्तार है, यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा आप, ये कौन सी है, 23.5। ये जो है मैंने बनाया स्पेशल, ये कौन सी है, 23.5 डिग्री, ठीक है। 1/2 डिग्रीज नॉर्थ लेटीट्यूड है, याद रखिएगा। या इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके देखिए इसके थोड़ी से ऊपर जाएंगे, करीबन आधी डिग्री कह सकते हैं हम, ठीक है। आधी डिग्री जाएंगे तो 24 डिग्री मिल जाएगी हमें। तो 24 डिग्री जो है हमारे मध्य भारत पठार की अक्षांशीय डिग्री स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लास्ट एंडिंग तो पता ही है आप लोगों को, जो कि मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश लास्ट वाला, ठीक है, जो कि मुरैना में स्थित है। तो कितना है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक मध्य भारत पठार का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं देशांतर, कि देशांतर विस्तार कितना है मध्य भारत पठार का, ठीक है। तो चलिए देशांतर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश का पश्चिमी कितना है, 74 डिग्री 9 मिनट है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, ये वाला पार्टीशन में देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ तक आना हमें ये वाला, और इससे भी थोड़ा यहाँ देखना है, ये लास्ट पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे जो डिग्री हमारी स्टार्ट होती है मध्य भारत पठार की 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लास्ट यहाँ पे देखना हमें, ठीक है, से कितनी है, 79 डिग्रीज 10 मिनट्स, ठीक है। या कह सकते हैं 74 डिग्री 50 मिनट्स पूर्वी देशांतर। कौन सा एरिया है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उसकी बात हो रही है, 74 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 मिनट्स पूर्वी देशांतर तक मध्य भारत पठार का
देशांतरीय विस्तार है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार तो आपको पता होना चाहिए। अक्षांश देशांतर पता होगा जब भी आप कोई भी पृथ्वी पर कोई भी स्थान है उसे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्थान को आप बहुत बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं जिले कि यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं तो इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जिले। इस क्षेत्र में जिले देखिए नीमच, यहाँ पे स्थित है नीमच, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये एरिया, ये कौन सा एरिया है, नीमच का, यानी ये जो एरिया देखिए आप, ये लो, ये जो है नीमच है। इसके बाद ये मंदसौर आ जाता है, पर इतना पार्ट मंदसौर का है, ठीक है। यहाँ पे है राजगढ़, ये नीमच है, ये मंदसौर है, यहाँ राजगढ़ है। यहाँ पर देखिए नया जिला बना, बताया था आपको चाचौड़ा, किससे अलग हुआ, गुना से। तो गुना और चाचौड़ा, यहाँ पे शिवपुरी का आधा पार्ट, शिवपुरी का आधा पार्ट, यहाँ पे है श्योपुर, यहाँ मुरैना, भिंड और दतिया का कुछ पार्ट और ग्वालियर। क्लियर है। तो इतने जिले मध्य भारत पठार के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कौन कौन से, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, चाचौड़ा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया और ग्वालियर, ठीक है। तो इतने जिले याद रखिएगा आप मध्य भारत पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जलवायु, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी है, क्लियर है। तो यहाँ की जलवायु अगर देखा जाए, जैसे कि मालवा पठार में हमने जलवायु देखी थी, उसी प्रकार, ठीक है, मालवा पठार की जो जलवायु है वही जलवायु मध्य भारत के पठार में भी है। आए समझ में। तो चलिए देखते हैं कौन सी है। तो देखिए कि मालवा पठार में जो जलवायु थी वो महाद्वीपीय थी, उसी प्रकार इसी पठार में भी कौन सी जलवायु है, महाद्वीपीय, ठीक है। तो महाद्वीपीय जलवायु है, याद रखिएगा। जैसे कि नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा में हमने महासागरीय देखी थी, उसी प्रकार मालवा और मध्य भारत के पठार में महाद्वीपीय है, ठीक है। आप पठारों को कंपैरिजन में लेके पढ़िएगा ताकि बहुत बेहतर तरीके से कवर हो जाता है। तो याद रखिए आप कि मैंने बताया मालवा पठार के जलवायु और मध्य भारत पठार की जलवायु सेम है, अर्थात महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। कैसी जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है। अक्षांश देशांतर आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, जो मैंने बता दिया गया है। इसी प्रकार जिले भी आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट है वर्षा, यहाँ पर वर्षा कितनी है, ठीक है, जो रेन है वो कितने सेमी होती है, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है। क्लियर है। तो देखिए कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 75 से 100 सेमी होती है, ठीक है। कितने होती हैं, 75 to 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। यानी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है रेन। क्लियर है। कहाँ पे, मध्य भारत के पठार में। अब इसे बहुत बेसिक से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, जैसे उत्तर में जा रहा है, ठीक है, जैसे आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो ये पार्ट है यानी समुद्र के नज़दीक होते चले जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 75 से 100 सेमी होती है वर्षा, उसी प्रकार मालवा में होती है 100 से 125 होती है मालवा में, ठीक है। इसके बाद 125 से 175 होती है नर्मदा सोन घाटी में, और नेक्स्ट 125 से 200, या आपको ये भी लिख सकते हैं 175 से 200 सेमी सतपुड़ा में बताएं। ये क्रम बहुत बेसिक से याद कर, कैसे 75 से 100, 100 से 125, 125 से 175 और 175 से 200, ये क्रम हो गया, ठीक है। जैसे हम दक्षिण में आ रहे हैं तो हम क्या है कि हमारा जो मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया है ये समुद्र के नज़दीक आ रहा है, अर्थात हमारे अरब सागर के नज़दीक आ रहा है। क्लियर है। और जैसे ही उत्तर क्षेत्र में बढ़ेंगे तो दूर होते चले जाएगा। क्लियर है। और वर्षा भी कम होगी, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको मध्य भारत पठार में कितनी सेमी वर्षा होती है, 75 सेमी से 100 सेमी वर्षा होती है। कितनी होती है, 75 सेमी से 100 सेमी यानी सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मौसम, कि यहाँ पे मौसम कैसा है, अर्थात ग्रीष्मकालीन में किस तरीके का मौसम होता है और शीतकालीन में किस तरीके का मौसम होता है, अर्थात गर्मी कैसी होती है और ठंड कैसी होती है, ठीक है। तो देखिए इस मध्य भारत के पठार में
मौसम की बात करें तो गर्मी में अधिक गर्मी होती है और ठंड में भी अधिक ठंड होती है। तो दोनों याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन समय काल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और शीतकालीन समय काल में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तापमान यानी टेम्परेचर, कि टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है, अधिकतम कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं टेम्परेचर मध्य भारत के पठार में। तो अधिकतम की बात करेंगे यानी गर्मी के समय काल, ये भी कह सकते हैं मई जून अप्रैल के समय काल मध्य भारत पठार में कितनी गर्मी होती है, कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस से 44.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है अधिकतम, यानी अप्रैल मई जून में। ये याद रखिएगा आप, क्लियर हैं। यानी अप्रैल मई जून या कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन समय में या गर्मी के समय काल में मध्य भारत के पठार में कितना टेम्परेचर होता है। तो याद रखना है 40 डिग्री सेल्सियस से 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान या टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर। अब न्यूनतम की बात करते हैं कि ठंड के समय काल अर्थात अगस्त नवंबर दिसंबर के समय काल कितनी ठंड होती है, यानी कह सकते कितनी हमारे टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, देखिए न्यूनतम की बात करेंगे तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कितना होता है न्यूनतम, यानी मध्य भारत के पठार में न्यूनतम तापमान कितना होता है, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हुई हमारे टेम्परेचर की बात मध्य भारत में। नेक्स्ट बात है मिट्टी, कि इस पठार में मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं कि यहाँ एक नदी है हमारे मालवा से निकलती है, मालवा के विंध्याचल पर्वत के इंदौर संभाग इंदौर जिला के महू तहसील जानापाव पहाड़ी के दक्षिण में पौंचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। और यही चंबल नदी यहाँ से निकलती है, देखिए इंदौर, धार, इसका उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, फिर कोटा चली जाती है, कोटा के बाद बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है, करौली, इसके बाद हमारे सोईपुर में आ जाती है, सोईपुर में मुरैना, भिंड, ठीक है, धौलपुर फिर इधर उत्तर प्रदेश का आगरा, क्लियर है। फिर इटावा में यमुना में मिल जाती है, क्लियर है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है हमारे मध्य भारत का उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, तो इस क्षेत्र में चंबल नदी सर्वाधिक क्या करती है, मिट्टी का कटाव करती है अर्थात अपरदन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्टी का जैसे अपरदन करते हैं तो एक नई मिट्टी का जन्म होता है, ठीक है। या कह सकते हैं जो मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं, कौन सी, खादर मिट्टी, याद रखिएगा। ये जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है खादर मिट्टी, समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है खादर मिट्टी, जो कि नवीनतम मिट्टी कहलाती है। तो ये कह सकते हैं कि इस पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी 3 प्रकार की होती है, जैसे मैं काली मिट्टी बताया था 3 प्रकार की होती थी, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछरी काली मिट्टी, ठीक है। उसी प्रकार जलोढ़ मिट्टी भी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, बांगर होती है, ठीक है, बांगर जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर जलोढ़ मिट्टी होती है और बांगर जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट है। जैसे कि बताऊं मैं आपको, खादर जो मिट्टी होती है वो नवीनतम होती है, क्लियर है, ये नवीनतम होती है, ठीक है। उसी प्रकार बात करें बांगर भी होती है, और भावर की बात करें तो पुरानी होती है, बांगर कंकड़ युक्त मिट्टी होती है, ठीक है। तो इस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी बात करें हम कौन सी मिट्टी पाई जाती है मध्य भारत के पठार में, तो जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा, और साथ ही काली मिट्टी भी याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, क्लियर है, काली मिट्टी भी याद रखिएगा। और इसके साथ काली मिट्टी की कौन सी प्रकार की, छिछरी काली मिट्टी, कौन सी, छिछरी काली मिट्टी, ठीक है। क्योंकि मिट्टी का अपरदन करेगी तो पूरी जो मिट्टी का कटाव होगा, ठीक है, उसका फैलाव होगा, तो यह अपरदन के रूप में वो कौन सी मिट्टी का रूप धारण करते हैं, छिछरी मिट्टी, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊंगा मिट्टी के बारे में। तो नेक्स्ट याद रखिएगा कि मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी व काली मिट्टी,
क्लियर है, जलोढ़ मिट्टी व काली मिट्टी, ये दोनों याद रखिएगा आप। अब जलोढ़ मिट्टी में एक प्रकार बताया कौन सा, खादर, खादर यानी नवीनतम जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हुई हमारी मिट्टी यानी सॉइल, क्लियर है, सॉइल हमारी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं वनस्पति। वनस्पति की बात करेंगे, यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क वन अर्थात कटीले, ठीक है, कटीले जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं, क्लियर है। तो क्या याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था मालवा में उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन और नर्मदा में भी उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन बताया गया है, सतपुड़ा में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बताया गया है, लेकिन मध्य भारत के पठार में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है, क्योंकि अधिक गर्मी है, ठंड भी अधिक गर्मी है और यहाँ पे वर्षा कम होती है, 75 से 100 सेमी वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ के वन भी कैसे होंगे, कटीले, ठीक है, कांटेदार होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वृक्ष पूछ लिया जाए, पेड़, ट्री, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, जैसे बताओ बबुल हुआ, नागफनी हुआ, ठीक है, बबुल, नागफनी, शीशम, खेर, ठीक है, महुआ, सागौन, साल, बांस, ठीक है, अन्य ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या क्या, जैसे कि नागफनी हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट नागफनी हुआ, शीशम हुआ, खेर हुआ, बेर हुआ, बबुल हुआ, यानी कांटेदार जो वृक्ष होते हैं वो आप इस पठार में अधिक पाए जाते हैं, याद रखें। इसके बाद आम, जाम, नीम, जामुन, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो रहेंगे हर पठारों में ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। जैसे मैंने वृक्ष बताया है कौन कौन से, नागफनी हुआ, ठीक है, नागफनी हुआ, बबुल हुआ, बेर हुआ, शीशम, खेर हुआ, खेर, ठीक है, ऐसे अन्य। अब नेक्स्ट बात आती है कृषि कि यहाँ पे कृषि किस प्रकार की जाती है, ठीक है। तो व्यवसायिक कृषि की जाती है, ठीक है, व्यवसायिक कृषि, खाद्यान्न, व्यापारिक दोनों रहेगी। और इम्पोर्टेंट जो होती है वो कौन सी होती है, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ के बाद सरसों, बाजरा, ज्वार, मक्का, या कह सकते हैं मोटा अनाज उत्पाद किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बताया आपको गन्ना हुआ, गन्ना भी उत्पाद, लेकिन इतना भी ज़्यादा गन्ना नहीं है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सरसों है, मुरैना में सर्वाधिक सरसों उत्पाद होता है, ठीक है। उसी प्रकार बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, ठीक है, दलहनिया, तिलहनिया हुआ, ये अन्य फसलें इस पठार में उत्पाद किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी फसल बताया मैं आप लोगों को, कृषि, व्यवसायी, खाद्यान्न और व्यापारिक होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि फसल मैंने नाम लिया कौन कौन से, सरसों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद गेहूं याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद बाजरा, मक्का, ज्वार, ठीक है, अन्य याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है नदियाँ, किस पठार में कौन कौन सी नदियाँ निकलती है और यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट कौन सी है, चंबल नदी, चंबल नदी जो कि बता आपको इस क्षेत्र से यहाँ से निकलती है और ये वापस हमारे मध्य भारत पठार में आया है, ठीक है। चंबल ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक यानी नेचुरलिटी जो सीमा है, ठीक है, वो कहाँ पे है, ये वाली, ये हम कोई पॉलिटिकल्स के द्वारा भी नहीं बनाई गई है, ठीक है, ये ओनली नदी द्वारा बना है। यहाँ से नदी बीचों बीच यानी इधर है राजस्थान आ जाता है और ये मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, सोईपुर, मुरैना, भिंड हो गए, क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पे राजस्थान के भी जिले हैं जैसे कि करौली, ठीक है, यहाँ पे सवाई माधोपुर है, यहाँ करौली है, यहाँ पे धौलपुर है, ठीक है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के जो जिले अपर्दन यानी ग्रसित है, प्रभावित है, उसी प्रकार राजस्थान के भी प्रभावित है इस नदी से, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नदियाँ, चंबल नदी हुई, यहाँ पे शिवना नदी है जो कि मंदसौर में स्थित है, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है इसी नदी किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ से एक नदी निकलती है सीहोर के आष्टा तहसील से, कौन सी, पार्वती नदी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देवास के बागली गांव से या बागली तहसील से कालीसिंध नदी निकलती है, वो भी इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी हो गई, चंबल हुई, शिवना हुई, पार्वती हुई और काली सिंध हुई,
ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिंध। सिंध नदी भी देखिए कहाँ से निकलती है, विदिशा। विदिशा नाम सुना होगा आपने, विदिशा के सिरोज तहसील से, ठीक है, विदिशा के सिरोज तहसील से सिंध नदी निकलती है और इस तरीके से यहाँ से प्रवाहित होती है और दतिया से होते हुए चले जाती हैं, ठीक है। कौन सी नदी, सिंध नदी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गुना क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है, कूनो नदी, ठीक है। कूनो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और ये सोईपुर से होते हुए चंबल में मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप, क्लियर है। तो कौन कौन सी नदियाँ हो गई, एक बार अच्छे से सुन लीजिए। चंबल नदी, शिवना नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, सिंध। देखो काली सिंध अलग है और सिंध अलग है, ठीक है, मैंने दोनों को बता दिया गया है। इसके बाद कूनो नदी, ठीक है, कूनो नदी, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये प्रमुख नदियाँ जो कि मध्य भारत पठार से निकलती है और यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खनिज, कि इस पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं मध्य भारत के पठार में खनिज। देखिए अधिकतम इस पठार में ग्वालियर में ज़्यादा खनिज पाया गया है, ठीक है, अधिकतर। या ये भी कह सकते हैं कि ग्वालियर में कौन कौन से खनिज हैं, जैसे कि बता दूं, ग्वालियर में लाल ग्रेनाइट, लाल ग्रेनाइट, फिर है रंगीन संगमरमर, रंगीन संगमरमर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ग्वालियर में अभ्रक, ठीक है। अभ्रक बहुत ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना ग्वालियर में, क्लियर है। और इसी अभ्रक से क्या बनाया जाता है, कटावट, क्लियर है, जो बिजली के पोल्स पे जो लगे होते हैं वो बनाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये याद रखना है ग्वालियर में, ग्वालियर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे ग्वालियर में खनिज पाया जाता है, तो आपको बता दिया है, लाल ग्रेनाइट और रंगीन संगमरमर, अभ्रक, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, याद रखिएगा आप, ठीक है। मैं पूरे आप खनिज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से बताया हूँ, लाल ग्रेनाइट, लाल ग्रेनाइट, रंगीन संगमरमर, अभ्रक, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और इमारती पत्थर, ये पूरे के पूरे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा खनिज, क्लियर है, इतने ही याद रखिए आप मध्य भारत के पठार में। अब नेक्स्ट बात करते हैं खनिज के बाद उद्योग, इंडस्ट्रियल, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो इस पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री, चलिए उद्योग की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं। जैसे कि उद्योग सबसे पहले बात करें कि ग्वालियर में कौन कौन से उद्योग है, ठीक है। तो ग्वालियर के उद्योग सुन लीजिए, डबरा चीनी उद्योग, ठीक है, डबरा चीनी उद्योग, जैसे कि मैंने मालवा के रतलाम में बताया था, कौन सा बताया था, जावरा शुगर मिल, ठीक है, कौन सा, जावरा शुगर मिल रतलाम में बताया। उसी प्रकार यहाँ पे डबरा, डबरा शुगर मिल कहाँ है, ग्वालियर में है, ठीक है। उद्योग याद रखिएगा, डबरा शुगर मिल या कह सकते हैं चीनी उद्योग, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे ग्वालियर में सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है ग्वालियर में कृत्रिम रेशे से कपड़े बनाने का कारखाना भी है, याद रखिएगा, कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना ग्वालियर में है। नेक्स्ट है बिस्किट बनाने का कारखाना ग्वालियर में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए लेदर फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री एंड टेंडरी, ठीक है, दो याद रखिएगा, लेदर फैक्ट्री व टेंडरी, ये दोनों कहाँ हैं, ग्वालियर में है। लेदर फैक्ट्री से जैसे कि लेदर के जूते बनाए जाते हैं, लेदर के तंबू बनाए जाते हैं, लेदर के त्रिपाल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नीमच में, कि नीमच में बात करेंगे तो नीमच में कौन सा उद्योग है, ठीक है। तो नीमच की बात करेंगे, नीमच में एक सीमेंट फैक्ट्री है नीमच में, याद रखिएगा, यहाँ पे है सीमेंट फैक्ट्री है। इसके बाद मंदसौर में देखिए, मंदसौर में एक फैक्ट्री है, वहाँ पे भी सीमेंट फैक्ट्री है, याद रखिएगा, मंदसौर सीमेंट फैक्ट्री 1980-81 में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो दो ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे भिंड में, भिंड में याद रखिएगा, भिंड में है
मालनपुर, ठीक है, मालनपुर औद्योगिक केंद्र है, मालनपुर औद्योगिक केंद्र, जो कि मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन फैक्ट है, याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। कौन सा है? मालनपुर। मालनपुर औद्योगिक केंद्र भिंड में है। कहाँ पे है ये? भिंड में है, और इसे मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योग की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट उद्योग है हमारे यहाँ पे मुरैना है, ये मुरैना है, ठीक है। मुरैना में देखिए खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना बानमोर के मुरैना में, ठीक है। मुरैना में एक स्थान है बानमोर, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और दूसरा खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में भी है। दो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2019 MPPSC में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना स्पेशल पूछा था बानमोर। कहाँ पे है? बानमोर। और बानमोर कहाँ है? मुरैना में है, ठीक है। और दूसरा कहाँ है? शिवपुरी में। दो है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कि बानमोर जो है, जो मुरैना में स्थित है, वहाँ पे ACC फैक्ट्री भी है, ठीक है। कौन सी? ACC यानी एसोसिएशन सीमेंट कंपनी। ये 1922 में स्थापित की गई थी। कब? 1922 को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट कंपनी कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो बानमोर मुरैना में। कब की गई थी? 1922 को, 1922, याद रखिएगा। कौन सी है? एसोसिएट सीमेंट कंपनी। क्लियर है? तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एसोसिएशन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, सीमेंट कंपनी, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये कहाँ पे हैं? बानमोर के मुरैना। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे उद्योग के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यटन, टूरिज्म, ठीक है। पर्यटन की बात करेंगे, टूरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, तो पर्यटन में देखते हैं कौन कौन से पर्यटन मध्य भारत के पठार में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MPPSC में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पर्यटनों से, ठीक है। तो याद रखिएगा आप कि मध्य प्रदेश MPPSC में बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि ग्वालियर से रिलेटेड हुआ, ठीक है, शिवपुरी से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट, जो कि ऐतिहासिक तथ्य हुआ, या कुछ दार्शनिक क्षेत्र हुआ, उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, ठीक है। कह सकते हैं पर्यटन। क्लियर है? तो मध्य भारत पठार में कौन कौन से पर्यटन आते हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्वालियर, कि ग्वालियर के किले की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ग्वालियर, और ग्वालियर का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक किला है, दुर्ग है, ठीक है, ग्वालियर का किला कहते हैं, ठीक है। और उसी ग्वालियर के किले को राजा सुरसेन ने 525 ईस्वी में बनवाया था। ईस्वी में याद रखना, AD, ठीक है, AD में बनवाया था, याद रखना। कब बनवाया था? 525 ईस्वी में। किसने बनवाया था? राजा सूरसेन ने, ठीक है। कौन सा किला? ग्वालियर का किला। कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्वालियर किले की खासियत। इस ग्वालियर के किले के 5 गेट हैं। कितने हैं? 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट हैं, अर्थात दरवाजे हैं। तो कौन कौन से 5 गेट हैं वो सुन लीजिए आप, बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए पहला गेट देखिए, हाथीपोल दरवाजा, फिर है आलमगीर दरवाजा, फिर नेक्स्ट तीसरे पे हिंडोला दरवाजा, फिर देखिए गुजरी दरवाजा, फिर है चतुर्भुज दरवाजा। कितने हो गए? 5 हो गए। तो याद रखिएगा आप लोग, कितने बताए मैंने? 5। कौन कौन से बताए? देखिए हाथीपोल दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी दरवाजा, और लास्ट चतुर्भुज दरवाजा। तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इसी ग्वालियर के क्षेत्र में या किले के अंदर कौन कौन से महल है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको तो ग्वालियर में फेमस जो कि राजा मानसिंह तोमर आपने सुना ही होगा, और 2018 का जो PSC में क्वेश्चन पूछा था कि मान मंदिर किसने बनाया था? राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। गुजरी महल का जिक्र हुआ था, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह ने बनवाया था, याद रखना है। क्लियर है? तो इस पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से महल हैं।
जैसे कि ग्वालियर में मोती महल, ठीक है, मोती महल, जय विलास महल, राजमहल, याद रखना है, पूरे महल याद रखिए, मैंने बताया, ठीक है, मोती महल, जय विलास महल, राजमहल, जहांदर शाह महल, ठीक है, जहांगीर महल, शाहजहां महल, करण महल, याद रखिएगा। और भीमसेन की छतरी ग्वालियर में है, भीमसेन की छतरी ग्वालियर में है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए और कौन कौन से महल है, गुजरी महल, ठीक है, गुजरी महल भी याद रखिए आप। अब देखिए और चीजें क्या क्या है ग्वालियर में, सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है, सूर्य मंदिर ग्वालियर में है, ठीक है, तेली का मंदिर ग्वालियर में है, मान मंदिर ग्वालियर में है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चतुर्भुज महल ग्वालियर में है, ठीक है। तो ये पूरे चीजें कहाँ पे है, ग्वालियर में है, याद रखिएगा। अब बात आते हैं गुजरी महल किसने बनाया था, तो गुजरी महल ये राजा मानसिंह तोमर ने बनवाए थे 1486 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक के मध्य बनवाया गया है, ठीक है। तो याद रखिए किसके लिए बनवाए थे ये, तो याद रखना उनकी प्रेमिका, ठीक है, मृगनयनी के लिए बनवाया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे तेली मंदिर, सास बहू का मंदिर, मान मंदिर, ये राजा मानसिंह तोमर ने ही बनवाया था। क्लियर है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये कुल मिलाकर हमने ग्वालियर की बात करी, ठीक है। अब और ग्वालियर की बात और करते हैं कि ग्वालियर में टट्या टोपे, सॉरी, ग्वालियर में तानसेन नाम सुना होगा, संगीत जो कि विशेष थे संगीत के क्षेत्र में। तानसेन का जो समाधि है वो ग्वालियर में है, ठीक है। तानसेन का जो वास्तविक नेम या बचपन का नाम क्या था, तो मकरंद पांडे था। क्लियर है, तो उनकी समाधि कहाँ है, ग्वालियर में है। इसके बाद मोहम्मद गोरी की जो कब्र है या मकबरा है वो कहाँ है, ग्वालियर में। मोहम्मद गोरी याद रखना है, जो कि बाबर और अकबर के गुरु रहे हैं। क्लियर है, कौन, याद रखना है कि कौन बता आपको, मोहम्मद गोरी। क्लियर है। इसके बाद मोहम्मद गोस, हरिदास, इनका मकबरे कहाँ है, ग्वालियर में है, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक कौन है, झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी समाधि और मकबरे बताए मैंने आप लोगों को, सुन लीजिए। तानसेन की समाधि, मोहम्मद गोरी, हरिदास का मकबरा ग्वालियर में है। इसके बाद नेक्स्ट बताया रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने ग्वालियर की बात कर ली। अब ये देखिए कि ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। और इसी ग्वालियर के किले को भारत के किलों का रत्न भी कहा जाता है। ये दोनों याद रखिए, भारत के किलों का रत्न ग्वालियर के किले को कहा जाता है, और इसी ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर नाम देते हैं। जिब्राल्टर शब्द कहाँ है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप में एक देश है। कहाँ पे, यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिब्राल्टर, उसकी राजधानी जिब्राल्टर ही है, याद रखिएगा, ठीक है। और वहाँ के जो प्रमुख है जिब्राल्टर, वहाँ के प्रमुख है कौन है, कारूनाव, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये कहाँ है, भूमध्य सागर सुना होगा आपने, भूमध्य सागर के क्षेत्र में, जैसे कि स्पेन नाम सुना, स्पेन देश है, स्पेन के दक्षिण क्षेत्र में है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश के उत्तरी क्षेत्र में, और स्पेन देश के दक्षिण क्षेत्र में, बीच में है, जो कि भूमध्य सागर के सेंटर में है, ठीक है। इधर से उत्तरी सागर लग जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इस क्षेत्र में भूमध्य सागर लग जाता है, ठीक है। भूमध्य सागर का कुंजी द्वार भी कहा जाता है जिब्राल्टर को, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसकी उपाधि हमारे भारत के ग्वालियर के किले को मिला, इसलिए भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं शिवपुरी, कि शिवपुरी में क्या पर्यटन स्थल है। तो देखिए शिवपुरी में सांख्यराज सिंधिया की समाधि है, ठीक है। ये किसने बनवाया था, उनके पुत्र माधवराव सिंधिया ने बनवाया था, और माधवराव सिंधिया की समाधि भी शिवपुरी में ही है। नेक्स्ट टाट्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। क्लियर है, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है, और उसी माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जॉर्ज कैसल भवन निर्मित है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं शिवपुरी में और क्या है शिवपुरी में, ठीक है। तो देखिए कि मैंने बताया आप लोगों को शिवपुरी की जो पर्यटन स्थल क्या क्या बताया, सांख्य राजे सिंधिया की समाधि और उनके पुत्र माधवराव सिंधिया की भी समाधि वही है, माधवराव राष्ट्रीय उद्यान वही है, जाल केसर भवन भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शिवपुरी में नलवर का किला है, ठीक है, जो कि राजा नल व उनकी प्रेमिका दमयंती के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मंदसौर। मंदसौर में आते हैं, मंदसौर में मंदसौर का किला है, क्लियर है। मंदसौर का किला है, किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। कौन सी सदी में, तो 14वीं शताब्दी में बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। आपको पता है दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 तक चला था, उसी में गुलाम वंश से आया था और खिलजी वंश से आया था। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, उनके बाद दूसरे नंबर पे शासक रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में मंदसौर का किला बनवाया था, और यही मंदसौर का किला जयपुर के चित्तौड़गढ़ के जो चित्तौड़गढ़ से संबंधित था, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मंदसौर किले के कुछ विशेषता देख लेते हैं। मंदसौर किले की 4 गेट इंपॉर्टेंट है, याद है कितने, 4 गेट हैं। जैसे ग्वालियर में 5 गेट बताया, ठीक है, उसी प्रकार इसी मंदसौर किले के 4 गेट हैं। कौन कौन से हैं सुन लीजिए। भाई दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई दरवाजा, ठीक है। इसके बाद मंडी दरवाजा, फिर है खानपुरा दरवाजा, फिर है महादेव घाट दरवाजे। कितने हो गए, 4। कौन कौन से बताए हैं आपको, पहला याद रखें भाई दरवाजा, दूसरा है मंडी दरवाजा, तीसरा है खानपुरा दरवाजा, चौथा है महादेव घाट दरवाजा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी मंदसौर में हिंगलगढ़ का किला है, ठीक है, हिंगलगढ़ का किला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नीमच में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। नीमच में देखिए शहाबुद्दीन औलिया उर्स का मकबरा है, समझ में आया, शहाबुद्दीन औलिया उर्स का मकबरा, और वहाँ पे मेला भी लगता है इनका, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और नीमच में भादवा माता का मंदिर है, नीमच में भादवा माता का मंदिर है, और नीमच में याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद जाते हैं कहाँ पे, हमारे मुरैना में, ठीक है। मुरैना में देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ठीक है। कहाँ पे है ये, मुरैना के कहाँ पे है, अजलपुर में है, ठीक है, याद रखें। इसके बाद यहाँ पे वराह मंदिर है, वराह मंदिर ये मुरैना के औला में है, कहाँ पे है, मुरैना के औला में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप, क्लियर हैं, बहुत बेसिक है, ऐसी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ गुफाएं हैं, ठीक है, कुछ गुफा है, केव्स वगैरह हैं, कहाँ पे है, मंदसौर में। तो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। मंदसौर में गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कौन कौन सी है वो आप बहुत ही बेसिक तरीके से लिख लेना, जैसे कि मैं बताऊँ मंदसौर में गुफा कौन कौन सी है, ठीक है। सुन लीजिए आप, पहली है खेजड़िया, ठीक है, खेजड़िया की गुफा है, ठीक है, खेजड़िया की गुफा मंदसौर में, ठीक है। फिर देखिए धर्म राजेश्वरी की गुफा मंदसौर में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए पोला डोंगर की गुफा मंदसौर में है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको धर्म राजेश्वर की गुफा, पोलो डोंगर की गुफा और खजड़िया की गुफा, 3 गुफा बताया। और चौथे नंबर की जो गुफा है वो है धमनार की गुफा। कौन सी है, धमनार। तो धमनार की गुफा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताने जा रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धमनार की गुफा मंदसौर में। देखिए कि धमनार की गुफा को मध्य प्रदेश की अल्लोरा के रूप में जाना जाता है, अल्लोरा गुफा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप याद रख लीजिए, ठीक है, 2 स्टार लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। धमनार की गुफा मंदसौर में स्थित है और इसी गुफा को मध्य प्रदेश की अल्लोरा के रूप में जानते हैं, अल्लोरा गुफा के रूप में जानते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि अल्लोरा गुफा है कहाँ,
ठीक है, हमारे भारत देश के कौन से राज्य में है और क्या विशेषता है उस गुफा की, ठीक है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है, कौन सा है, औरंगाबाद जिला है, उसी औरंगाबाद जिले में कौन सी गुफा है, एलोरा। क्लियर है, कौन सी गुफा है, एलोरा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी एलोरा गुफा की जिक्र करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, इसकी थोड़ी सी जानकारी लीजिए आप कि एलोरा जो गुफा है, यह गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है, ठीक है। और इसी गुफा की बात करें तो कितनी इसकी गुफा कितनी है, 35 टोटल गुफा है, तो 35 गुफाएं हैं और 35 गुफा में से 17 गुफा हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, और 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसके बाद 5 गुफा जो हैं जैन धर्म से रिलेटेड है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, कुल मिलाकर 35 गुफाएं हैं। और इसी गुफा के अंदर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर बोलते हैं, कैलाश मंदिर। कौन सा है, कैलाश मंदिर। समझ में आ गया आप लोगों को कि इसी एलोरा गुफा के अंदर मंदिर है कैलाश मंदिर, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर बोलते हैं, कैलाश मंदिर। अगर बात आती है एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था, तो वो भी आप सुन लीजिए कि इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश 1000 ईसा पूर्व ईस्वी की बात है, ठीक है, ईसा पूर्व की बात है, याद रखना, BC। क्लियर है, BC की बात है, कब की है, 1000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 1000 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। तो ये आपको पता हो कि इस समय काल क्या है, वैदिक सभ्यता चल रही है, वैदिक सभ्यता चल रही है। क्लियर है, वैदिक सभ्यता पता होगा आपको 1500 BC से 600 BC तक चली थी, और इसी में डिवाइड किया था कि 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल चला था, और 1000 BC से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल चला था। और उसी समय काल में एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा किया गया था, ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र। और एक खास बात ये बता दूं कि यही एलोरा का जो गुफा है, इसी का चित्रण हमारे न्यू नोट है, न्यू नोट 10 रुपीज़ का, ठीक है, 10 रुपये का जो नोट है नया, ठीक है, उसके पीछे एलोरा गुफा का चित्रण अंकित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन से नोट पे, 10। और ये 10 नोट की लंबाई कितनी है, याद रखिएगा, 129 मिमी, mm बोलते हैं इसको, ठीक, यानी मिलीमीटर बोलते हैं, 129 मिलीमीटर लंबाई है और 63 मिमी यानी मिलीमीटर चौड़ाई है। ये भी याद रखिए, बेसिक पॉइंट है, मैं बताने जा रहा हूँ। और इस नोट का कलर कैसा है, लेमन येलो, हल्का पीला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें कि जो इसके पीछे जो एलोरा है, इस नोट के पीछे इस एलोरा जो है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था, तो याद रखना है 1983 में। किसमें, यूनेस्को में, यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसका जो मुख्यालय है यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में है, और इसके जो टोटल वर्तमान में सदस्य मेंबर जो हैं यूनेस्को के कुल या टोटल मेंबर कंट्रीज की 193 है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 195 थे लेकिन 2 हट गए, कौन कौन से, अमेरिका और इजराइल हट गए, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, इन्होंने इस संघ की सदस्यता त्याग दी है, याद रखना है, ये भी क्लियर है। अब वर्तमान में 193, इसका मुख्यालय आपको पता है पेरिस में है, हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष, यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आंद्रे एजोले है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक था जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये हमारे पर्यटन की ओर बढ़े, और पर्यटन में आपको एलोरा की गुफा के बारे में जिक्र करवाया, बहुत बेसिक तरीके से कवर किए हैं, तो ये आप याद रखिएगा, क्लियर है। तो कुल मिलाकर हमने कुछ देखा है। इसके बाद कुछ मेले हैं, मेले भी देख लीजिए। जैसे कि आपको बता दूं, मेले बता देता हूँ, मुरैना, ठीक है, मुरैना में एक मेला लगता है, नागा जी का मेला, मुरैना में नागा जी का मेला, याद रखना है, मुरैना में लगता है। इसके बाद पीर बुदान का मेला,
पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है? तो शिवपुरी में, याद रखना, पीर बुदान का मेला शिवपुरी में लगता है। ठीक है, मुस्लिम संत पीर बुदान की जो मजार है वहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, कब लगता है ये? अगस्त सितंबर में लगता है। इसके बाद हीरामल भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, हीरामल भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है। हीरामल बाबा की स्मृति में लगता है, ये भी अगस्त सितंबर में लगता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पर्यटन भी कंप्लीट हुए। क्लियर है? तो आज के लिए हम मध्य भारत पठार के टॉपिक को समाप्त करते हैं और इतना ही रखते हैं। और आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।